नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हम लोग हैं आईएमसी जम्मू कैंपस के स्टूडियो से लाइव और आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं जो कि आज का विषय समीक्षा जी ने चूज़ किया है वो है H1B वीज़ा, जो कि अमेरिका में जाने के लिए या प्रोफेशनल काम करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट देती है, कुछ ही लोगों को देती है। उस हुँ। पर कुछ सेंसन्स लगाए गए हैं और क्या चीज़ें हैं और कैसे वो भारत के लोगों को और भारत के युवा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं, उनको कैसे प्रभावित करने वाली है। तो उससे रिलेटेड ये पॉडकास्ट होने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी और भारतीय इकॉनमी में या भारतीय युवाओं के लिए कैसे वो चीज़ें प्रभावित करेंगी, उस पर भी विस्तृत चर्चा हम लोग करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं समीक्षा मिश्रा हिंदी पत्रकारिता से और मैं अंकित पटेल फ्रॉम न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, जो कि नया कोर्स आया इस बार मास्टर्स का, उसका यहाँ पे अध्ययन कर रहा हूँ आईएमसी जम्मू कैंपस में। और आप लोगों को बता दें कि ये विषय हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि ये कहीं न कहीं युवाओं की पढ़ाई और युवाओं के करियर से रिलेटेड है और कहीं न कहीं हम लोग भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका वगैरह में जाना चाहते हैं। तो इस पर विस्तृत चर्चा करना और जानना ज़रूरी एक मसला था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं आज और आशा करता हूँ आप लोग भी अपने पॉइंट्स बताएँगे, जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा या जो भी आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि जो H1B वीज़ा है उसमें क्या-क्या रिफॉर्म्स हुए हैं और ये वीज़ा होता क्या है आखिर और किन लोगों को लेना पड़ता है? ये सब चीज़ें समीक्षा मिश्रा जी बताएँगी। तो चलिए बताइए समीक्षा जी। सबसे पहले अंकित, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आखिर है क्या ये वीज़ा नई पॉलिसी? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये अखबारों में सुना तो है कि H1B वीज़ा पॉलिसी में हुए नए रिफॉर्म्स या नए बदलाव, लेकिन असलियत में वो जानते ही नहीं है कि इसमें नए बदलाव हुए क्या हैं। तो बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में H1B वीज़ा पॉलिसी के तहत एक नए रिफॉर्म्स लाए, जिसके तहत क्या है कि उस वीज़ा को जो उसके चार्जेस होते हैं, यानी कि उस पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो उसमें फ़ीस लगाई जाती है, अब उसको लगभग 88 लाख समथिंग कुछ कर दिया गया है। और अगर डॉलर्स की बात करें तो 1 लाख बिलियन डॉलर्स में वो जा रहा है, जो कि वहाँ के पेशेवर लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए अफोर्ड कर पाना भी अब असंभव सा लग रहा है। क्योंकि वहाँ की जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं, ज़्यादातर भारतीय वहाँ पर जाते हैं। अगर चाइना, यूके, कनाडा इन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या जो है भारतीयों की है और H1B जो वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा भारतीयों को इशू कराया जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारतीय इससे प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ भारत के लोग इससे प्रभावित होंगे या अन्य देश के युवा या जो अन्य वर्ग है वो भी प्रभावित होगा? जैसे इसमें आपने एक अच्छी बात बोली है कि भारत के युवा तो हैं ही जो जाते हैं मोस्टली अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में, और इसमें चाइना का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। जब आप MIT की बात करेंगे या कैम्ब्रिज की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि चाइनीज़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी काफ़ी सारी पॉलिसी ऐसी हैं जो उन्होंने बनाई हैं कि आप टेस्ट दीजिए और उनको स्कॉलरशिप देती है पूरा का पूरा। एक MIT से एक मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे और वो शायद लाइक उनके जीजा वगैरह थे रिलेटिव्स में, तो उनसे बात हुई थी तो बता रहे थे यहाँ पे चाइना के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और गवर्नमेंट उनका कोई पैसा नहीं लगता है, गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है। तो चाइना में अगर ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ चाइना की गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें बाहर पढ़ने भेजना चाहिए अपने बच्चों को, तो वो भेजते हैं। तो इंडिया में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है। इंडिया में ऐसा कोई बेसिक रिफॉर्म नहीं है, जो एक स्ट्रक्चर नहीं है जिससे बच्चे सीधा बाहर जा सकें। और काफ़ी सारे टर्म यहाँ पे चलते हैं ब्रेन ड्रेन के, अच्छी जो लोग हैं उनको खरीद फरोख्त उनकी होती है। तो ये तो इश्यू है ही इसमें। और साथ ही साथ जो भारतीय युवा हैं जो जाना चाहते थे उनके सपनों पर भी एक चोट पड़ी है, क्योंकि 88 लाख रुपए देना, मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास इतना पैसा होगा जो मध्यम वर्ग के विद्यार्थी आते हैं। और जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यों बाहर पढ़ने जाना चाहेंगे, वो उनका एक शौक हो सकता है। जैसे अपने यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो जाते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है। तो ये तो एक मसला है ही। अब और जैसे इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे जो हमारे युवा वर्ग हैं वो यहाँ से अपनी 12th की पढ़ाई के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं कि वहाँ पर हम सेटल हो जाएं या वहाँ की कंपनी में ही काम करने लगें। तो अमेरिका H1B के अलावा एक वीज़ा और इशू करता है और एक और वीज़ा देता है जिसका नाम है J1 वीज़ा, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब
अगर H1B ये नई रिफॉर्म्स जो लेकर आए हैं तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं J1 वीज़ा पर भी पड़ेगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उससे प्रभावित होंगे। वो आने वाली जो अमेरिकन कंपनीज हैं अमेरिका में ही, वहाँ पर काम करने के लिए अनिच्छुक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे वो इस वीज़ा के लिए इतने पैसे दे ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर अब पढ़ाई जो करने बच्चे जाते हैं उनके लिए भी एक संकट का समय है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उभरता है कि क्या भारत के जो युवा हैं, जो पेशेवर लोग हैं, जिनके पास अच्छी स्किल्स है, कौशल है, जो एक चीज़ करने के लिए दक्ष हैं, ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग हैं वो IT कंपनीज़ में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब कंपनी में ज़्यादा कार्यरत हैं। तो क्या वहाँ पर जो लोग अभी जाना चाहते हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे थे, या जो नए वीज़ा धारक होंगे, क्या उनका इस्तेमाल भारत अपने विकास के लिए कर सकता है? हाँ, इसमें बिल्कुल चीज़ें हो सकती हैं, और यहाँ के नेता लोग तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा वो करने में कहीं ना कहीं असफल हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी कंपनियाँ हैं, USA वाली जो भी कंपनियाँ हैं या UK में भी हैं, UK और अदर कंट्रीज़ ने अपनी पॉलिसी में रिलीफ दिया है कि इंडिया के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है। वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लगाती हैं स्टूडेंट्स की, जो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे 10 साल में कमा पाएंगे, वहाँ 1 साल में वो कमा पाएंगे। तो ऐसा करती हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मम्मी पापा होते हैं, घर वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं मना नहीं कर पाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा या ऐसी चीज़ है कुछ, तो वो चले जाते हैं। तो इसको एक नया टर्म दिया गया था, उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ब्रेन ड्रेन। कि मतलब ब्रेन को ही आप जो अच्छा मस्तिष्क के लोग हैं या उनको आप ड्रेन कर रहे हो, किसी अलग कंट्री से अलग कंट्री में ले जा रहे हो और उसको शिफ्ट कर रहे हो। तो ऐसा ही है मोस्टली अमेरिका में, वहाँ के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहरी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं अभी आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी काम चल रहा है अभी, GPTs वगैरह आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो इसकी जो स्टार्टिंग की थी, जब काफ़ी पॉपुलर हुआ था, नवंबर 2022 में ये आया था ChatGPT। तो ChatGPT को काफ़ी लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड किया और अभी भी अच्छा चल रहा है और ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा। तो अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उनकी जब आप कोर टीम को देखोगे तो उसमें ऐसे आप पाओगे कि 5 में से कहीं ना कहीं 3 से 4 इंजीनियर चाइना के हैं। इंडिया के भी लोग हैं उसमें, लेकिन चाइना के लोग उसमें इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो ऐसा ही करके एक मेटा जो कंपनी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मतलब उसी के अंदर ये सारे आते हैं, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, मेटा। तो मेटा क्या कर रही है, जितना भी अच्छा टैलेंट है, जितने भी अच्छे इंजीनियर हैं इसमें AI के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनको खरीद रही है काफ़ी ज़्यादा पैसे में। अभी जैसे एक को $100 मिलियन में खरीदा है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने बड़े अमाउंट में किसी एक पर्सन को आप रिक्रूट कर रहे हो, इंजीनियर को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी चीज़ करने वाले हैं आगे चल के, जब इतना रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं इतने बड़े बड़े अमाउंट में। तो ये सब चल रहा है और काफ़ी दौड़ चल रही है टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी। तो कहीं ना कहीं भारत के युवा, जैसे कोई भी चीज़ ले लो, चाइना का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर देखा जाए मेड इन इंडिया को काफ़ी प्रमोट करते हैं अपनी करंट गवर्नमेंट। तो अगर देखा जाए चाइना में कोई भी चीज़, वो गूगल की इतनी सारी चीज़ें हैं, लगभग 50-55 ऐप्स हैं उनके अलग अलग, जिसमें से हम लोग डेली लाइफ में कम से कम 10-12 तो यूज करते ही होंगे गूगल के, और बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट हैं। जैसे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग जीमेल के लिए। जीमेल का काम आप लोगों को लग रहा होगा ईजी है, बस मैसेज सेंड करना है, जीमेल का काम। लेकिन आप देखते होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपके पास जीमेल के थ्रू ही उसको लॉग इन करना पड़ता है, उसी के थ्रू आपकी आइडेंटिटी वहाँ पर उसकी बनती है। तो ये कितना बड़ा, अगर जीमेल ही आपकी बंद कर दी जाए तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक है इस चीज़ पे। और कहीं ना कहीं जो भारतीय, अभी जैसे परसों ही आया है, जो रेल मंत्री हैं, IT मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, रेल मंत्री हैं, और IT के फील्ड में भी काफ़ी काम उन्होंने किया है। तो उनको एक उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जोहो करके नाम रखा है, जो कि जो एक्सेल शीट्स वगैरह बनती हैं, जैसे गूगल शीट्स हम लोग यूज करते हैं, वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी इंडियन इंजीनियर ने बनाया है, और उसको प्रमोट करने के लिए वो आगे आगे आए हैं। ऐसी ऐप पहले भी बनी हैं, जैसे ट्विटर को रिप्लेस करने के लिए, जब ट्विटर को ख़रीदा गया था, एक्स आया था, एलोन मस्क ने ख़रीदा था, तो एक इंडिया में प्लेटफॉर्म आया था, KUO करके।
कूपर सारे नेता अपना प्रोफाइल बना रहे थे जो बड़े-बड़े लोग थे। उसके बाद वो लगभग 1 महीने तक ट्रेंडिंग में रहा, उसके बाद खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं यूनिटी नहीं है हम लोगों के अंदर और उसको रिप्लेस करना भी इतना आसान नहीं है। ये चीज़ भी हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे एक्स है या और भी जो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। तो इंडिया के जो यूथ हैं टॉपिक पर आते हैं अब, इंडिया के जो यूथ हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए, हम लोग भी उसी में आते हैं और हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया का कुछ बनाया जाए जिससे इंडिया को डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी भी कंट्री पे, क्योंकि हम लोग अभी वर्ल्ड में नंबर 1 है पॉपुलेशन में। हम लोग क्रिएटर नहीं बन रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर बन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को और उसमें हम लोग नंबर 1 आ रहे हैं। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, मोबाइल से लेके गैजेट से लेके एजुकेशन से लेके, एजुकेशन लोन सबसे ज़्यादा हम लोग लेते हैं इंडिया में पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उसके रिसोर्सेस एक्सट्रीम लेवल पर यूज किए जाएं, और एक्सट्रीम लेवल पर जब चीज़ें यूज होती हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है पॉलिसी को रिफॉर्म करती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी इवन नहीं चाहती है कि बाहरी स्टेट के ज़्यादा लोग आएँ। तो आजकल का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, गवर्नमेंट जॉब में आप लोग देख रहे होंगे जो भी जिस भी स्टेट की वैकेंसी निकलती है तो उसने एक पहले एग्ज़ाम रख दिया है कि मतलब लाइक आप लोग अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका पास करिए पहले, देन आप फाइनल एग्जाम उसका दे पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी समीक्षा जी बताइए। और इस अंकित ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हम लोग कंज्यूमर बन रहे हैं, क्रिएटर्स नहीं। जी और जहाँ तक अमेरिका की बात है तो जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तब से वो इसी चीज़ पर अड़े हुए हैं कि उनको अमेरिका को सेंट्रलाइज कर लेना है खुद जी में। जी उन्होंने एक पॉलिसी अपना रहे हैं, जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पाई हूँ, विश्लेषण कर पाई हूँ, संरक्षणवाद की नीति का। जी यानी कि वो अमेरिका के नागरिकों को ही इतना ज़्यादा अमेरिका पर निर्भर बना देना चाहते हैं, मतलब कि अमेरिका के अंतर्गत ही वो कार्य करें और जो बाकी कंट्रीज़ है वो उन पर निर्भर रहे। जैसे वो ऐसे निर्णय लेकर आए हैं, चाहे टैरिफ वॉर की आज बात हो, चाहे इमिग्रेंट्स यानी कि बाहर से आने वाले प्रवासियों की बात हो, या फिर आज जब उन्होंने नोबेल प्राइज़ के अपने दिलवाने के लिए मुद्दा उठाया था तब हाँ। भारत ने उनके पक्ष में कुछ बात नहीं बोली थी, हाँ। इसीलिए वो नाराज़ भी चले इन सब चीज़ों से लेकर। फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने कहा कि ये वॉर मैंने रुकवाई है या हाँ, मैंने अभी आया। मिडल उसमें हाँ। पूरा अपना निभाया है, तो भारत ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। जयशंकर की स्टेटमेंट भी आई थी उस पर ही। तो इन सब चीज़ों से नाराज़ होकर या जो भी कह लें, तो वो ऐसे नियम ला रहे हैं जिससे ना केवल अदर कंट्रीज बल्कि विशेष रूप से भारत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। चाहे वो टैरिफ की बात हो, उन्होंने पहले टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के खुद ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद ही उन पर उनको फटकार लगाई, तब जाके इसमें कुछ संशोधन हुए और फिर कुछ टैरिफ जो है कम किया गया किन्हीं वस्तुओं पर। लेकिन भारत भी इससे पीछे नहीं रहा, भारत ने भी जवाब दिया। भारत ने अभी GST 2.0 लेकर आए हैं जी जो कि लागू हो ही चुका है। और बता दें कि ये एक मात्र माध्यम नहीं था कि H1B के द्वारा ही वहाँ पर हम अमेरिका में जाके कार्य कर सकते हैं। अगर डाटा को देखें तो एक अमेरिका वीज़ा निकालता है L1 वीज़ा। L1 वीज़ा क्या है अंकित, कि अगर हम अपने ही देश में रहकर या अमेरिका के अलावा किसी और देश में रहकर अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं तब ये वीज़ा हम ले सकते हैं, कि बेशक से हम अमेरिका में नहीं है लेकिन अमेरिकन कंपनी के लिए किसी और देश में बैठकर कार्य कर रहे हैं, तब ये L1 वीज़ा जारी किया जाता है। फिर दूसरी बात आती है, एक और वीज़ा होता है, अगर मैं आपको बता दूं, EB-1A वीज़ा। इसके तहत क्या है, उन एथलीट्स को या फिर उन जो विज्ञान, कला और ऐसी अच्छी चीज़ों में नोबेल प्राइजेज़ वाले लोग होते हैं, उनको ये विशेष रूप से दिया जाता है। और इस वीज़ा को लेने के बाद अपने आप वो जो व्यक्ति होता है या समूह होता है वो ग्रीन कार्ड धारक बन जाता है। और ग्रीन कार्ड धारक आपने सुना ही होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि जिसके तहत हम अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं, रेजिडेंट ऑफ अमेरिका कहलाने लग जाते हैं। तो कई माध्यम हैं अमेरिका में अगर आप अभी भी पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँगी, जैसे कि अमिताभ कांत और शशि थरूर की भी स्टेटमेंट आई है, पूरे एडिटोरियल पेज ही भरा हुआ था उस दिन, तो इंडियन एक्सप्रेस उठा लो या द हिंदू, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम भारत के अब इस कौशल को, जो कि ब्रेन ड्रेन होकर, जैसे अंकित ने बताया, ब्रेन ड्रेन होकर अदर कंट्रीज़ में जाता था, तो हम इस कौशल का उपयोग क्या कर सकते हैं, अपने देश के विकास के लिए कर सकते हैं। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या विभिन्न जो क्षेत्र के और सेक्टर्स हों। अभी जैसे ही अमेरिका ने ये नीति लेकर आई,
तो वैसे ही अदर कंट्रीज़ ने भारत के लोगों के लिए या और जो पेशेवर लोग हैं उनके लिए द्वार खोल दिए, चाहे उसमें यूके हो, कनाडा हो या अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ हों। तो उन्होंने बोला कि आओ हम आपको देंगे, ऐसा एक खबर भी आई थी दैनिक हाँ। जागरण, जनसत्ता आदि में। तो यानी कि जो कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ अमेरिका के अलावा, वो समझ चुकी हैं कि भारत के लोगों में कुछ बात तो है, यानी कि कौशल तो है। लेकिन अगर भारत के लोग अब भी नहीं समझ पाए कि हमें अपने ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जो देश के विकास के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो तब हम 2047 का जो मोदी जी ने प्रण ले रखा है, या सभी भारतीयों का प्रण है कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम रियलिटी में बन जाएंगे, अगर हम अपने युवाओं का अच्छे से क्योंकि कोई भी देश की जनसंख्या जो होती है उसके लिए असेट का काम करती है, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात की जाए तो अगर इस असेट्स का यानी कि युवाओं का सही प्रयोग नहीं हुआ तो आज नेपाल जैसी हालत या श्रीलंका जैसी हालत हमारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल। और अगर हम टॉपिक पे आते हैं, तो अमेरिका ऐसी चीज़ें कर ही क्यों रहा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी हरकत की ही क्यों? क्या इसका असर जो है वहाँ की कंपनीज पे नहीं पड़ेगा? क्या अमेरिका के सभी लोग यही चाहते थे कि सिर्फ हम काम करें? क्योंकि ये काम तो बाहर से लोगों को मंगवाने का, गिरमिटी एक्ट आपने पढ़ा होगा, गिरमिटी एक्ट के तहत जो है 3 फेजेज़ में लोगों को बाहर से बुलाया गया, चाहे वो भारत के हों, दक्षिण अफ्रीका के हों, तो आदि इत्यादि जगह से लोगों को बुलाया गया काम करने के लिए। फिर ये तो छोटे लेवल की बात हुई, लेकिन ये किस चीज़ की H1B वीज़ा की अगर हम बात करें तो वो 1990 से चल रहा है। जैसे कि 1990 से ही अमेरिका क्या है, दूसरी कंट्रीज से लोगों को, पेशेवर लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को, या जिनके पास एक अद्भुत स्किल है, उन लोगों को बुलाता है काम करने के लिए। लेकिन अब खुद ही अमेरिका के लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या हमारी कंपनीज़ में अब हम अच्छा स्किल नहीं डेवलप कर पाएंगे, या उन लोगों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जो बाहर से अच्छे माइंडसेट के लोग आते हैं। तो ये क्या है, खुद अमेरिका के लोगों, खुद अमेरिकन कंट्रीज़ पे भी एक बड़ा जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे वो लोग, क्योंकि उनके ऊपर तो अच्छा सेट तो आ ही नहीं रहा है ना। फिर वो तो सिर्फ अमेरिका पे ही जो है केंद्रीकृत हो जाएगा, सेंटर पॉइंट तो सिर्फ अमेरिका के लोग बन जाएंगे। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और जब चुनाव में आए थे, लास्ट टाइम जब आए थे, तब उनके मुद्दे कुछ और थे और अब की बार के मुद्दे कुछ और हैं। अब की बार का उनका मुद्दा ही था ग्रेट अमेरिका, और लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में इसलिए थे क्योंकि जो लास्ट गवर्नमेंट वहाँ पे थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पैसे जहाँ पे यूज नहीं होने चाहिए वहाँ पे यूज किया था। जैसे यूक्रेन को काफ़ी सारे पैसे उन्होंने दिए थे, तो जनता उससे कहीं ना कहीं नाखुश थी, और उस टाइम पे इम्पैक्ट इसलिए हिट हुआ कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को सेव करेंगे और अमेरिका के लिए सोचेंगे। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको ही वापस हिट कर रही है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन जो दुनिया का हो चुका है कि हर एक कंट्री अपना खुद से चीज़ें नहीं कर सकता है सारी, लेकिन चाइना और भी कंट्रीज़ हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इतना वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि सारी चीज़ें वो खुद ही अपनी कंज्यूम कर लें और खुद ही वो प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ऐसा करना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं उसी के पीछे वारफेयर भी हो रहा है। जैसे अभी जो हूती विद्रोही हैं, जहाँ पे यमन साइड कंट्री है, वहाँ पे जो जिहाज आते थे, जैसे हम लोग पहले की मूवीज़ में देखते थे, तो वैसा ही हो रहा है। जिहाज पे आके उन्होंने हमला कर दिया जिहाज पे। तो ये सब क्या है? ये सब छोटी मोटी लड़ाइयाँ इसलिए के लिए हो रही हैं। कोई कंट्री खाने के लिए किसी के पास नहीं है, किसी के पास ये है कि मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा लूँ, और कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसका भी उद्देश्य है कहीं ना कहीं पैसा कमा लूँ। तो कहीं ना कहीं यही सब चल रहा है, और अमेरिका का माइंडसेट पहले ही कैपिटलिस्ट रहा है कि उसको पैसा चाहिए। और उस टाइम पे जब ये नीतियाँ बनाई गई थी कि बाहर से लोग लाए जाएं काम करवाने के लिए, तो उनका यही था बेसिकली मकसद कि ज़्यादा इनको पैसा दे के मंगवाया जाए और फिर इनसे ज़्यादा काम लिया जाए, क्योंकि इनके पास टैलेंट है कहीं ना कहीं। तो उस वजह से सारी चीज़ें ग्रोथ हुई हैं वहाँ पे, और बाकी सारी कंट्रीज़ उतना नहीं कर पाए ग्रोथ, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे रसिया पर काफ़ी सारे बैन उन्होंने लगाए, बट फिर भी रसिया सरवाइव कर गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा उन लोगों में था पेट्रियोटिज़म, जिसको देशभक्ति हम लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने लोकल लेवल पर सारे प्रोडक्ट जो है वो बनाने चालू किए, और अभी भी वहाँ पे वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो स्विफ्ट सिस्टम है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, कोई भी गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट के बीच या जो भी आप इंटरनेशनल जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं 2 या 3 कंट्रीज़ के बीच में, वो सारे के सारे स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होते हैं। आपने अगर कोई आपका फॉरेन में रहता होगा तो आपको ज़रूर पता होगा,
स्विफ्ट सिस्टम के स्विफ्ट आईडी होती है, स्विफ्ट वीआईसी आईडी होती है हर बैंक की, तो उस वो आपको डालनी पड़ती है, वो आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप यूट्यूबर होंगे तो भी आपको पता होगा अगर आपका पेमेंट आया होगा कभी। तो मेरे साथ हो चुका है 1-2 बार, स्विफ्ट आईडी डालनी पड़ती है आपको। और रसिया इंडिया की बात फिर किसी वीडियो में कर लेंगे। अभी बेसिकली यही था कि युवाओं को लेके कहीं ना कहीं चिंता है इसमें, और गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा मौका है कि युवाओं को मौके देना, अवसर देना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं फीस भी बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे हम लोग यहाँ पे आईएमसी में आए हैं तो कहीं ना कहीं फीस ज़्यादा है इसका भी। तो ये सब चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। इस मामले में जर्मन बहुत आगे है। हाँ। जर्मनी में एजुकेशन सेक्टर पर नाम मात्र का पैसा लगता है जनता का बस। तो कुछ ऐसी ही पॉलिसी हमें भी अपनानी चाहिए कि यहाँ के जो पढ़ने के, सबसे पहले पढ़ने के इच्छुक लोग, फिर उसके बाद आते हैं जो पढ़ने के इच्छुक तो होते हैं लेकिन पढ़ने से पीछे आ जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस है। 8th क्लास तक तो गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट करती है, पूरी फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन जब 8th क्लास के बाद आते हैं तो बहुत सारे लोगों का, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। ये तो प्राइमरी सेक्टर की बात हो गई। लेकिन जब कॉलेजेस में आते हैं, कुछ लोग घर बैठे डिग्री, ये सब कॉलेजेस को तो ऐसे ही मान लिया गया है आजकल डिग्रीज को। फिर डिग्रीज के बाद, डिग्री होल्डर्स के बाद लोग सिर्फ नौकरियों की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एकेडमिक सेक्टर के अगर हम गए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। तो इसी के चक्कर में वो पीछे हट जाते हैं। और जो एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट है वो कितने राज्यों का कितना कम है, वो हम सभी रियलिटी को जानते हैं। अपने यहाँ जैसे हम लोग भी उस बैकग्राउंड से निकल के आए हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई है, और मैं भी लखनऊ से पढ़ के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग ठीक ठाक जगह पढ़े हैं और अवसर उतना दिया गया है पढ़ने का। कहीं कहीं पे अवसर उतना नहीं दिया जाता घर वालों की तरफ से, अपॉर्चुनिटीज की ही कमी है। और एक चीज़ इसमें और है, जैसे हम लोगों ने मेन कैंपस से किया है यूनिवर्सिटी के डिग्री, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है। यही अगर हम लोग किसी एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहे होते या किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे होते जो कि लोकल लेवल पे होता, ग्रामीण स्तर पे होता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इंडिया में आपको मैं बता दूं 85 से 88% जितनी भी डिग्रीज होती हैं वो बीए लोग करते हैं बैचलर में, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि सबसे ज़्यादा डिग्री की जाती है। अगर 100 डिग्रियाँ किसी ने, बच्चों ने की हैं एक छोटे से फील्ड में, तो मान के चलिए 85 से लेके 88 जो लोग होंगे उसमें से बीए डिग्री कर रखी होगी उन्होंने, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स आपने किया है, उसके आगे के क्या स्कोप हैं, क्या उसके मायने हैं। बीएससी आपने किया है, उसके क्या मायने हैं, कितना इम्पैक्ट उसने किया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे NEP 2020 लेके आई गवर्नमेंट, तो जो इम्प्लीमेंट करने का टाइम था वो बहुत ज़्यादा गलत था कोविड के टाइम पे। उसके बाद भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया गया उसको। तो ये जो पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी आज से 10 साल पहले आ जानी चाहिए थी, ऐसा मेरा नहीं मानना है। इस पर काफ़ी सारे आर्टिकल और रिसर्च हुई है जो लोगों ने की है, क्योंकि जो चीज़ें अब आप ला रहे हो उतने टीचर हैं ही नहीं। मैं अगर मानूँ जिसमें एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ रखी गई हैं और आप लोगों के कोर्सेज हैं उसमें काफ़ी सारी, जैसे सिंगिंग आपको सिखाई जाएगी या कुछ भी आपको सिखाया जाएगा जो आपको चूज़ करने हैं खुद ही, तो आप उस हिसाब से नहीं देख सकते हो, जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतनी फैकल्टी नहीं है पढ़ाने को। और जब आपके पास फैकल्टी नहीं होगी पढ़ाने को तो आप बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। कॉमन सी बात है, आप सिलेबस में कुछ भी आप डाल दीजिए, उससे कोई मतलब होने वाला है नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोगों के में नॉन क्रेडिट कोर्स डाले गए हैं, डिजिटल फोटोग्राफी वगैरह है, नेगेटिव PR वगैरह है, मार्केटिंग है, उसमें से हम लोगों को चूज़ करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे तो फैकल्टी है, खैर सारी फैकल्टीज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फैकल्टी नहीं है तो बच्चे कैसे उसको पढ़ पाएंगे। तो उसका किसी भी चीज़ को बनाना अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना वो अलग चीज़ है। तो इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हो आप और कैसे वो इम्पैक्ट कर रही है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इसमें रिफॉर्म होने चाहिए, और भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। और जो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा चलता है, अभी मैं ही जानता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे पॉडकास्ट में शूट कर रहा हूँ, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो 3-4 जगह से सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, ये है वो है। अब तो काफ़ी इजी हो गया है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी है, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा है। तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि यार पेपर पर बहुत ज़्यादा है, मैं ये काम नहीं करता हूँ, इससे पीछे हट जाता हूँ। तो डिजिटल चीज़ें हो रही हैं अपने यहाँ पे, डिजिटल ये लोग जा रहे हैं वेबसाइट पे, हर जगह ये लोग डिजिटल ही कर रहे हैं, बट उसके साथ पेपर्स भी मांगते हैं। आई डोंट नो भाई, क्योंकि डाटा डाटा सारा
उस पे है, फिर भी ये लोग मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और एजुकेशन में अगर रिफॉर्म्स होगा तो इंडिया की यूथ बाहर नहीं जाएंगी। यही इस वीडियो का कंक्लूजन था मेरे हिसाब से। और अंत में हमें एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहिए हाँ। ताकि कमेंट सेक्शन को पढ़ने में भी जी। अच्छा लगे, क्योंकि प्रश्न तो हम दोनों ने काफ़ी सारे उठा लिए हैं। जी। प्रश्न तो जनता भी उठा रही है और प्रश्न तो मीडिया भी उठा रही मीडिया है, भी हम भी उठा- मीडिया में ही जी, आते हैं। जी। तो हमारा आपसे एक प्रश्न है कि आखिर भारत अब इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? क्या ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए हर एक सेक्टर में? चाहे आप एजुकेशनल सेक्टर में कोई रिफॉर्म एक सजेस्ट करना चाहते हो, चाहे मीडिया सेक्टर में या फिर जुडिशरी में, कि कोई भी सेक्टर हो सकता है भारत से रिलेटेड, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हम भारत की बात जी करेंगे। जी। अब हम भी थोड़ा अमेरिका बनते हैं, अब हमें भी दूसरों से मतलब नहीं है, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं और फिर हम सोचेंगे जी। कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ सजेशंस आते हैं तो हम भी वो अपनी क्लासेस में रेस करते हैं, और जब हम अपनी क्लास में रेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेसर्स को सोचने पे मजबूर करता है, और जब वो सोचते हैं तो बात आरडी तक, सर तक पहुंचती है, फिर आरडी उसे बड़े लेवल तक उठाते हैं, और ऐसे करके सूचनाओं का फ्लो चलता रहता है। थ्योरीज हम पढ़ते ही रहते हैं, सूचनाओं का फ्लो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस, अपने सॉल्यूशंस या कोई प्रश्न भी हो तो इस तरीके का कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आप कमेंट करिए, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, और होपफुली आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक यू, Thank you, टेक केयर, धन्यवाद। बाय बाय।